हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या है और फ्रेजल वर्ब क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फिक्स प्रीपोजिशन की। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर फिक्स प्रीपोजिशन होता क्या है। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, जब कोई वर्ब, एडजेक्टिव या कोई नाउन हमेशा एक ही प्रीपोजिशन के साथ में आता है। मतलब कि कई जब भी किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के बाद केवल एक ही फिक्स प्रीपोजिशन यूज हो तो उसको हम फिक्स प्रीपोजिशन बोलेंगे। और वर्ब का मीनिंग नहीं बदलता, सिर्फ रिलेशन बताता है। क्या मतलब कि यदि किसी वर्ब के बाद में या किसी एडजेक्टिव के बाद में या किसी नाउन के बाद में कोई एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है और उस प्रीपोजिशन के कारण उस वर्ब का अर्थ नहीं बदलता है, तो हम उसको बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। वो केवल क्या बताता है, सिर्फ रिलेशन बताता है। किस फॉर्मेट में यूज होता है सर, तो ये इस फॉर्मेट में यूज होता है जैसे कोई वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन आएगा पहले, इसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वर्ड दिया है अफ्रेड, इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ। और जैसे गुड, गुड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट। जैसे हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं फिक्स प्रीपोजिशन को, कैसे कि जैसे कोई मोबाइल जो होता है, जैसे मोबाइल का चार्जर उसी मोबाइल का होता है। जब आप मार्केट से मोबाइल खरीद लाते हैं तो उसके साथ एक चार्जर आता है। तो जिस मोबाइल के साथ में उसका चार्जर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। उसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो जिन वर्डों का प्रीपोजिशन फिक्स होता है उन वर्डों को ही हम बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं सर, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब मिलकर एक नया मीनिंग बना देते हैं। अर्थात हमने क्या बोला कि जब कोई एक वर्ब या कोई एक वर्ड बोले हम प्लस प्रीपोजिशन, ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना देंगे। क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर जब एक नया शब्द बना देंगे उसको बोलेंगे हम क्या, फ्रेजल वर्ब, जो ओरिजिनल वर्ब से अलग हो। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के लिए नीचे देख लें, एक वर्ब दी है गिव। गिव एक वर्ब है। गिव का मतलब एक्चुअली में होता है देना। लेकिन जब गिव के बाद एक अप लगा है तो अप हो गया। तो अप एक प्रीपोजिशन, तो ये हो गया गिव अप। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। मतलब हमने क्या समझे सर, कि गिव का जो ओरिजिनल अर्थ है वो तो एक्चुअली में देना होता है। लेकिन जब हमने गिव के बाद अप लगा दिया तो इसका अर्थ बदल हो गया। अर्थ क्या हो गया, बदल गया। जैसे कि क्या हो गया, छोड़ देना हो गया। जैसे एक वर्ड और लिखा है देखो, लुक। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन लुक के बाद जब आफ्टर आ गया तो इसका अर्थ बदल कर क्या हो गया, देखभाल करना। वैसे ही एक वर्ड क्या है, जैसे हमने लिखे देखो ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। लेकिन ब्रेक के बाद अप लगा दिए तो हो गया ब्रेकअप। तो इसका मतलब होता है रिश्ता खत्म होना, है ना, रिश्ता खत्म होना। तो आप देख रहे हैं सर कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के बाद जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो ये दोनों वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, जो कि उस वर्ब का जो ओरिजिनल अर्थ होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो यह स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है सर इसका, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ये दोनों मिलकर, या वर्ब प्लस कोई एडवर्ब, ये दोनों मिलकर एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, एक नया मीनिंग बनाते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कौन सी वर्ब, फ्रेजल। बस इतना याद रखना है आपने को सर कि फिक्स प्रीपोजिशन में जो अर्थ होगा वो चेंज नहीं होगा। किसका, जो ओरिजिनल शब्द है, जो ओरिजिनल वर्ब है या जो ओरिजिनल वर्ड है उसका अर्थ चेंज नहीं होगा। किंतु फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, अर्थ क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। किसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो उस वर्ब का अर्थ चेंज हो जाता है। यदि अर्थ चेंज हो गया तो फ्रेजल वर्ब है, और नहीं हुआ है तो फिक्स प्रीपोजिशन है। तो हम चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को हम पढ़ेंगे।
क्या है पहला क्वेश्चन कि द रिंग इज मैड ब्लैंक गोल्ड, कि जो रिंग अंगूठी होती है वो बनी हुई है किसकी, गोल्ड की। प्रीपोजिशन एक ऑफ है और एक दिया है फ्रॉम, क्या लगा सकते हैं हम, या तो ऑफ आएगा या तो फ्रॉम आएगा। तो देखो क्या आएगा, मैड के बाद दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक करते हैं ऑफ को और एक करते हैं फ्रॉम। ऑफ यूज कब करते हैं, ऑफ यूज तब करते हैं जब कोई वस्तु वापस पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, मतलब वापस उसी में चेंज हो जाता है, वापस उसी में चेंज हो जाता है। अर्थात जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि कोई वस्तु ये रखी है, एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और वापस दूसरी वस्तु से हम उसको अगर पहली वस्तु में बना सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम ऑफ लगाएंगे। और अगर वापस उसी अवस्था में चेंज नहीं हो रही है, अगर वापस उसी में चेंज ना हो तो क्या लगाते हैं भाई, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे, देखो द रिंग इज मैड ब्लैंक गोल्ड। अब मान लो आपके घर में सोना रखा है, तो सोने की आपने क्या बनाए, अंगूठी बनाए। तो आप अंगूठी बनाओगे तब भी वो सोना रहेगा और नहीं भी बनाओगे तब भी वो सोना रहेगा। अब इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है कि कर्ड इज मैड ब्लैंक मिल्क। कर्ड का मतलब क्या होता है भाई, दही, है ना। दही क्या की बनी होती है, मिल्क की। तब मेरे को बताओ, दही, दूध से क्या बनाते हैं हम, दही बनाते हैं। क्या वापस दही को आप दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर पाएंगे क्या, क्या वापस आप दही को दूध बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे फ्रॉम। ठीक, उसी तरह फ्लोर इज मेड ब्लैंक व्हीट, की जो आटा होता है वो गेहूं का बना होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो मैड के साथ तब हम ऑफ लगाएंगे जब बनने वाली वस्तु को वापस हम पहली अवस्था में चेंज कर पाए या पहली अवस्था में वापस आ जाए। फ्रॉम कब लगाएंगे, जब कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो रही है लेकिन वापस पहली अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। अगला वर्ड है, देखो यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुझे बताएगा, कोई भी एक बता दो कि कौन सा पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्ब है हमारे पास डेड, इसके बाद हम लगा सकते हैं चार प्रीपोजिशन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर और इन। चलो, कोई बता पाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आता है ना। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन है ही डाइड मलेरिया, किसी की मृत्यु मलेरिया, मलेरिया अर्थात किसी रोग के कारण हो गई। ठीक है, ही डाइड ओवर ईटिंग, किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया या किसी को बहुत ज्यादा काम हो गया तब वो मर गया। ही डाइड कंट्री, किसी ने अपने देश के लिए जान दे दी, जैसे हमारे नौजवान, जो देश के नौजवान होते हैं वो अपने देश की रक्षा में जान, अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। ही डाइड पॉवर्टी, किसी की मृत्यु गरीबी में हो गई है, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो कब क्या चीजें लगाते हैं हम, तो देखो यदि किसी की मृत्यु किसी रोग के कारण हो गई, किसके कारण, रोग के कारण, तो ऑफ का यूज करते हैं, जिसको हम बोलेंगे डिसीज। क्या बोल सकते हैं हम, डिसीज। अगर किसी की मृत्यु किसी रोग के कारण, डिसीज के कारण हो रही है, तो आप फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, ऑफ का। किसी की मृत्यु यदि ओवर ईटिंग के कारण हो गई है, ओवर ईटिंग या फिर ओवर वर्क, कुछ भी चीजें हद से ज्यादा अगर हो रही है, ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा शराब पीने के कारण, तो फ्रॉम। क्या लगाएंगे हम ऐसी स्थिति में, फॉर। किसी की मृत्यु यदि कोई अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुर्बान हो रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है, तो हम बोलेंगे वहां फॉर। और किसी की मृत्यु किसी नुकसान के कारण हो रही है, हार्नेस, किसी नुकसान के कारण या गरीबी में हो रही है, तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या, इन। अब बताओ आप मुझे, पहले वाले फिल इन द क्वेश्चन में क्या आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑफ लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे हम,
बहुत ज्यादा खा लिया है तो फ्रॉम हो गया। ओवर, हद से ज्यादा कुछ भी काम कर रहे हैं और उसकी मृत्यु हो गई तो हम बोलेंगे फ्रॉम। देश के लिए किसी ने जान दे दी तो फॉर, और गरीबी में किसी की जान चली गई, किसी नुकसान के कारण किसी की मृत्यु हो गई तो बोलेंगे इन। ठीक है। इस तरह जो डैड वर्ब है इसके साथ चार प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारे पास कंप्लेन। क्या है? कंप्लेन। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं तो कंप्लेन के साथ भी दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। कौन कौन से प्रीपोजिशन? एक होता है भाई अगेंस्ट, और एक होता है अबाउट। बता पाएंगे आप कोई कहाँ किसका यूज करते हैं? अपना अनुमान लगा के देखो। ही कंप्लेन ब्लैंक माई ब्रदर, वो शिकायत करता है किसकी? मेरे भाई की, अर्थात यहाँ व्यक्ति की शिकायत कर रहा है। आई वॉन्ट टू कंप्लेन, मुझे शिकायत है या मैं शिकायत करना चाहता हूँ किसकी? दिस फोन, मुझे इस फोन की शिकायत है। आपको शिकायत है कि सर ये वाले मोबाइल में हमारा टीचमेंट ऐप ही नहीं चलता, क्लास ही नहीं खुलती। तो आप किसी वस्तु की शिकायत यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति की शिकायत करोगे आप तो आप लिखेंगे फॉर पर्सन, पर्सन के लिए अगेंस्ट लगाएंगे। और किसी वस्तु की शिकायत की बात हो रही है समथिंग, तो हम ऐसी स्थिति में लगाएंगे क्या? अबाउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई? अगेंस्ट। और सेकंड क्वेश्चन अगेन का आंसर अबाउट। अगला वर्ड है एग्री। एग्री, एग्री। पता है किसी को? एग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक होता है विथ और एक होता है टू। किसी को पता है कहाँ किस चीज का यूज करते हैं? सर ऊपर विथ आएगा, नीचे टू आएगा। है ना? तो अगर एग्री की बात हो रही है तो पर्सन के साथ, पर्सन अर्थात किसी समवन, व्यक्ति के लिए विथ, और किसी समथिंग किसी चीज के लिए क्या? टू। तो व्यक्ति है यहाँ पे एग्री, तो हम बोलेंगे विथ यू, आई एम एग्री विथ यू। और प्रपोजल मतलब कोई चीज है तो एग्री टू यूर प्रपोजल। इस तरह से। नेक्स्ट अगला वर्ड देखें। अगला वर्ड क्या है भाई? एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोध आना किसी को। तो एग्री के लिए भी इस तरह दो, एक विथ और एक एट। विथ कब लगाएंगे? तो सेम उसी तरह किसी समवन, किसी व्यक्ति से यदि वो क्या है भाई? एंग्री है। किसी पर्सन से तो हम लगाएंगे विथ, और किसी वस्तु को लेकर है, किसी चीज को लेकर है तो वहां क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? एंग्री, उसे कुछ किसी व्यक्ति से एंग्री है वो, यहाँ बोलेंगे विथ। और यहाँ बिहेवियर, किसी व्यक्ति के बिहेवियर अर्थात कोई चीज, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। इस तरह एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड है एनॉय। अच्छा मुझे कोई बताना एनॉय की हिंदी क्या होती है? एनॉय की हिंदी क्या होती है? मना करना। एनॉय का मतलब होता है परेशान होना, है ना? देखो अब इसके साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक करते हैं एट और एक करते हैं विथ। एट कब लगाएंगे भाई? एट, एट समथिंग के लिए लगाएंगे अर्थात किसी चीज के लिए। और विथ वही समवन के लिए लगाएंगे, समवन मतलब कोई व्यक्ति के लिए लगाएंगे। ठीक। तो अब बताओ पहले क्वेश्चन में क्या आएगा भाई? पहले क्वेश्चन में विथ, और सेकंड क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन में एट। चले अगला प्रीपोजिशन देखो। अब यहाँ पे चार है। ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो इंसान चार तरह से अंधा होता है। कई बार बोलते हो ना, अगर रास्ते से आप जा रहे हो, कोई आपसे टकरा गया तो आप उसको बोलते हो अंधा हो गया है क्या, देख कर नहीं चल सकता? इसका क्या मतलब है कि क्या वास्तव में वो आंखों से अंधा है? नहीं, आप उसके कर्मों के कारण उसको अंधा कह रहे हैं। तो इसके साथ, ब्लाइंड के साथ चार प्रीपोजिशन कौन कौन से? एक, इन,
एक ऑफ, एक टू और एक विथ। कब कौन सा लगेगा? देखो, इन कब लगाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर एक आंख का अंधा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोले राइट आई, हमने बोल दिया कि सर कौन सी आंख से? राइट आई से अंधा है। हमने बता दिए कि इंसान के सबको पता है 2 आंख होती है, लेकिन हमने किसी एक पर्टिकुलर एक आंख को बोला तो इन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने बोला कि सर वो एक आंख का अंधा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सी आंख है, तब लगाएंगे ऑफ, 1 आई, ठीक है। किसी ने बोला कि सर कई बार क्या होता है कि कोई किसी के दोष, डिफेक्ट या किसी के फॉल्ट में किसी की कमी नजर नहीं आती हमको, किसी के लॉ में अंधा होता है, तो ऐसी स्थिति जैसे किसी के अंदर कोई डिफेक्ट है ना, या किसी के अंदर कोई कमी, फॉल्ट है और मुझे वो नजर नहीं आती, या किसी के प्यार में अंधा है वो इंसान, तो ब्लाइंड के साथ 2 लगाएंगे। और विद कब लगाते हैं भाई? अगर कोई व्यक्ति सूरदास है, सूरदास का मतलब दोनों आंखों का अंधा है, तो हम लगाएंगे क्या? विद। तब सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो ही इज ब्लाइंड ब्लैंक राइट आई, एक व्यक्ति ही है जो अपनी राइट आंख से अंधा है। तो हमने बोले राइट आई मतलब कोई एक आंख क्लियर हो गया, राइट है, वो भी राइट वाली आंख से अंधा है, तो यहाँ बोलेंगे हम एन। सेकंड में देखो, रोहन इज ब्लाइंड, रोहन अंधा है 1 आई, कोई एक आंख से अंधा है, मतलब उसकी 2 आंखें हैं लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सी वाली आंख है, लेकिन एक ही आंख है। ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ही इज ब्लाइंड फॉल्ट्स, वो अंधा है किस चीज को लेकर? अपनी कमियों को लेकर। गलती उसके अंदर इतनी सारी हैं, फॉल्ट्स इतने हैं, लेकिन वो फॉल्ट उसको नजर नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? 2। अगला क्वेश्चन है, ही इज ब्लाइंड बोथ आइज, वो दोनों आंखों का अंधा है, तो यहाँ क्या आएगा? विथ आएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। क्वेश्चन है, राम इज ब्लाइंड इन हर वाइफ्स लव। बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर क्या देंगे भाई? राम जो है 2 अपनी आएगा। पत्नी के प्यार में अंधा है, ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़े भाई? हमने अब तक पढ़े फ्रेजल वर्ब, सॉरी फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब, है ना। पहला क्वेश्चन है, आंसर बताना सारे लोग। ही लुक्स ब्लैंक द बेबी व्हाइल हिज मदर वाज अवे, ही लुक्स द बेबी व्हाइल हिज मदर वाज अवे, जब उसकी माँ दूर थी तो वह बच्चे की क्या कर रहा था? तो एट आएगा, आफ्टर आएगा, फॉर आएगा, इनटू आएगा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। एट। ठीक है, देखो अभी हम इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ सर तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। तो सर क्वेश्चन पढ़ो, ही लुक्स ब्लैंक द बेबी व्हाइल हिज मदर वाज अवे, जब बच्चे की माँ दूर थी तो वह आदमी बच्चे की देखभाल कर रहा था, मतलब बच्चे की केयर कर रहा था। तो केयर करना मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। तो ऐसा कौन सा शब्द है लुक, जिसके बाद ये 4 प्रीपोजिशन में से कोई एक वर्ड हम लगा देंगे तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा देखभाल करना। तो लुक के बाद अगर हम आफ्टर का यूज करते हैं तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। इनको ही बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जब कोई वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुक आफ्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं आप लोगों को इनकी सबकी सूची दे दूंगा, सब लिखवा दूंगा जो मेन मेन है, बस आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए शुरू में। द प्लेन टुक ऑन टाइम, प्लेन टुक ऑन टाइम अर्थात ये बोल रहा है कि प्लेन जो है समय पर उड़ गई,
या प्लेन ने समय पर उड़ान भर ली, तो हम टुक के बाद टेक टुक ले टेकन, हाँ। देखो सेकंड फॉर्म है, टेक मीन्स लेना होता है ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्लेन उड़ान भरने वाली बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसके बाद, जिसको हम टुक के बाद लिख रहे हैं, तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उड़ान भरना, है ना। तो ट्रेन, बताओ ऑफ, अप, ऑन या इन। तो सर अगर हम एक के बाद अगर हम ऑफ लगा दें, ओ डबल एफ, तो टेक ऑफ करना का मतलब होता है उड़ान भरना, है ना। तो ट्रेन टेक ऑफ करती है, तो टेक ऑफ यहाँ पे आंसर आएगा क्या, ऑफ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द कार ब्रेक ऑन द वे। कार जो है ब्रेक, ब्रेक का मतलब कार टूटी नहीं है, यहाँ तोड़ना इसका अर्थ नहीं है। ऑन द वे, रास्ते पर गाड़ी खराब हो जाती है ना। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जब हम ब्रेक के बाद लगा देंगे तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा खराब होना। ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ या ब्रेक ऑफ, टू डबल एफ या ब्रेक ऑफ, डाउन। ठीक है। तो ब्रेक, हाँ तो ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन एक वर्ड होता है, अर्थात ब्रेक के बाद जब हम डाउन लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा खराब होना, तो यहाँ आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, प्लीज लुक ब्लैंक द वर्ड इन द डिक्शनरी। प्लीज लुक, कृपया देखो, द वर्ड, शब्द को, कहाँ, डिक्शनरी में, अर्थात खोजने वाली बात हो रही। डिक्शनरी मीनिंग खोजना है, तो लुक एट, लुक इनटू, लुक अप या लुक फॉर। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी है ना। तो किसी सूची में अगर कुछ खोज रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं लुकअप करना, तो यहाँ आएगा लुक अप, ठीक है। आगे फ्रेजल वर्ब शुरू करें इससे पहले, यदि चैनल में नए हैं एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं लुक से। हेडिंग बना दो लुक, लुक। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, लुक के बाद क्या लगा सकते हैं, देखो लुक के बाद लगा सकते हैं एट, लुक एट। लुक के बाद क्या लगा सकते हैं, लुक फॉर। लुक के बाद लगा सकते हैं क्या, आफ्टर। लुक के बाद क्या लगा सकते हैं, लुक इनटू। लुक के बाद क्या लिख सकते हैं, लुक अप। और क्या लिख सकते हैं, लुक आउट। और क्या होता है भाई, लुक ओवर। और क्या होता है, लुक बैक। आगे और क्या हो सकता है सर, लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह से। देखो यदि हमने लुक एट लिखा तो इसका हिंदी अर्थ होता है देखना। लुक फॉर बोला तो इसका हिंदी अर्थ होता है खोजना। लुक आफ्टर बोला तो इसका हिंदी अर्थ होता है देखभाल करना। ये सारे हैं कौन सी वर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करना अर्थात जांच पड़ताल करना, जांच करना। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना, खोज, खोज या ऊपर देखना, है ना। अभी हम सूची में नाम ढूंढ रहे थे, इसी को ढूंढ रहे थे, लुक अप कर रहे थे। लुक आउट का मतलब क्या होता है भाई, लुक आउट का मतलब होता है सावधान, किसी को वार्निंग देना है, चेतावनी, तो लुक आउट बोलते हैं। लुक ओवर का मतलब होता है जांचना, ठीक। और लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब क्या होता है भाई, उत्सुक होना, उत्सुक। तो ये हो गया लुक कॉन्सेप्ट। लुक बैक का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना। अच्छा, लुक बैक का मतलब होता है पीछे देखना, पीछे देखना। या हम इसको बोल सकते हैं याद करना भी हो सकता है, याद करना, पीछे की बातों को याद करना, पीछे की चीजें जो हमारी अतीत में जो चीज घटित हो गई
अगर उसको हम खुद देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, याद करना, लुक बैक। एक क्वेश्चन बताओ, हमने लिखा डोंट ब्लैंक एट योर पास्ट मिस्टेक्स, बताओ क्या आएगा आंसर। लुक बैक। लुक बैक आएगा, आएगा ना, तो यहाँ आएगा क्या, अच्छा डोंट लुक बैक, तो यहाँ आप डोंट आएगा, डोंट लुक बैक। तो इस तरह ये हो गया लुक कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे चले, देखो आगे देखो, अब देखते अगला हम लिखते हैं रन। रन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है भाई बताओ। दौड़ना। रन के बाद कैसे कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, देखो हमने अगर बोला रन आफ्टर, तो इसका मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है, पीछा करना। अगर हमने बोला रन इनटू, तो इसका मतलब होता है अचानक मिलना। यदि किसी से अचानक हमारी मुलाकात हो गई तो उसको बोलते हैं रन इनटू। हमने कहा रन अवे, रन अवे, तो रन अवे होता है भाग जाना, आपने ये पढ़ा भी होगा, रन अवे। अगर हमने बोला रन आउट ऑफ, हमने कहा रन आउट ऑफ, इसका मतलब होता है खत्म होना। हमने बोला रन ओवर, तो इसका मतलब होता है जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ बोलते हो ना। हमने कहा रन डाउन, देखो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको सब याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, इसको बोलते हैं हम क्या, रन डाउन। हमने बोला रन, रन थ्रू, THROUGH, तो इसका मतलब होता है खर्च, अच्छा है ये, है ना। हमने बोले रन बिहाइंड, रन बिहाइंड, तो इसका मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ना। और हमने कहा रन लेट, तो इसका मतलब होता है देर हो जाना। एक क्वेश्चन हमने लिखा, इसका आंसर दो। आई रेन ब्लैंक माई टीचर इन द मार्केट, बताओ इसका आंसर क्या है। रन अवे, नहीं नहीं, रन इनटू। ठीक है, मार्केट में आप टीचर से अचानक मिलेंगे ना, तो रन इनटू हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है बस। ठीक है, देखो चलो अगला देखते हैं। अगला वर्ड हम पढ़ेंगे ब्रेक। ब्रेक का हिंदी क्या होता है बताइए। टूटना। ठीक है, लेकिन फ्रेजल वर्ब कैसे बनती ब्रेक से, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, अभी हमने लिखे थे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सर खराब होना, क्या होना, खराब होना। अगला है ब्रेक आउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है सर अचानक शुरू होना, अचानक कुछ भी चीज शुरू हो गई तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अगला है ब्रेक इन। ब्रेक, ब्रेक के साथ यदि हमने लगा दिया इन, तो इसका मतलब होता है बीच में बोलना, बीच में बोलना, या बिन बताए कहीं पे भी घुस जाना, इसको बोलेंगे घुसना। अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक के साथ हम इनटू लगा दें तो क्या होगा, ब्रेक इनटू हमने बोल दिए तो इसका मतलब होता है अचानक, इसका मतलब ये होता है अचानक। या फिर बोलते हैं जबरदस्ती घुसना। हमने
जबरदस्ती कहीं चीज घुसना है, हम मना कर रहे हैं बार बार कि वहां जाना नहीं है, फिर भी चले गए, तो उसको बोलते हैं ब्रेक। बहुत ही फेमस वर्ड है ब्रेकअप, ये बहुत चलन में है। इसका मतलब होता है अलग होना। क्या होता है इसका मतलब? अलग होना, या फिर कोई भी चीज कैसी हो गई भाई, खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं ब्रेकअप। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रोक देना, कोई भी चीज रोक दी गई, स्थगित कर दी, तो ब्रेक ऑफ कर दी है। ब्रेक के बाद यदि हमने लगा दिए थ्रू, ब्रेक थ्रू, तो इसका मतलब होता है कोई बड़ी सफलता हासिल हो जाना। जैसे आप परीक्षा में पास हो गए, बड़ी सफलता मिल गई, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक के बाद हमने लगा दिए अवे, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है अलग होना, बिल्कुल डिफरेंट है किसी से। ब्रेक के बाद लगा दिए आउट ऑफ, तो इसका मतलब होता है भाई भाग, किसी कहीं से बचकर निकल जाना या भाग निकलना। और ब्रेक इवन, ब्रेक के बाद अगर हमने इवन लगा दिए, तो इसका मतलब होता है बराबर होना, बराबर। ये हो गया ब्रेक का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन लिखे हमने, देखो, दे ब्रोक लास्ट ईयर, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यदि हमने कहा दे ब्रोक लास्ट ईयर, तो हमने बोले दे मतलब दो लोग, है ना, तो वो दो लोग लास्ट ईयर कैसे हो गए, अलग हो गए, तो हम बोलेंगे ब्रोकअप हो गए। अगला वर्ड देखेंगे हम, पुट। पुट, PUT, पुट। पुट का मतलब क्या होता है बताओ? रखना, है ना। उठाना। तो पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब क्या क्या होती है? तो पुट के बाद यदि हमने ऑन प्रीपोजिशन को यूज कर दिए, तो इसका मतलब होता है पुट ऑन, मतलब होता है पहनना, पहनना, कपड़े पहनना, या फिर कोई चीज चालू करना। नेक्स्ट, हमने अगर पुट के बाद ऑफ लगा दिया, तो इसका मतलब होता है टालना, कोई भी काम को टाल देना। पुट के बाद अगर हमने लगा अप, पुट अप, तो इसका मतलब होता है लगाना, या फिर किसी भी चीज को सहन करना, तो इसको सहना कह सकते हैं। पुट के बाद अगर हमने अवे लिखे, अवे प्रीपोजिशन का यूज किए, तो पुट अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को सही रखना, सही रखना, या फिर बचत करना भी बोल सकते हैं, बचत। पुट के बाद यदि आउट प्रीपोजिशन का यूज यदि हम करें, तो इसका मतलब होता है पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, अर्थात उस चीज को क्या कर देना भाई, बंद कर देना। पुट के बाद यदि इनटू प्रीपोजिशन का यूज करें, तो पुट इनटू का मतलब हो जाता है प्रयास करना। पुट के बाद यदि डाउन प्रीपोजिशन का यूज किया जाए, पुट डाउन यदि हो, तो इसका मतलब होता है लिखना, वो भी किधर, नीचे लिखना, है ना, पुट डाउन। पुट के बाद यदि हमने बेक प्रीपोजिशन का यूज किए, पुट बेक, इसका मतलब होता है वापस रखना, वापस। पुट के बाद यदि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का यूज किया गया हो, इसका मतलब होता है सुझाव। और पुट के बाद अप विथ का यूज यदि किया जाए, तो इसका मतलब हो जाता है
इसका मतलब भी होता है सहन करना। जी, तो ये हो गया पुट। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम। द मैच was put blank due to rain। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? द मैच was put due to rain। ऑफ। बारिश बारिश के कारण मैच को क्या कर दिया गया भाई? टाल दिया गया। टाल दिया गया। बारिश के कारण मैच को टाल दिया गया। तो अगला वर्ड हम देखेंगे गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट से बनने वाली प्रीपोजिशन क्या होती है? जैसे गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आप यूज करते हैं गेट अप का मतलब उठना, सोकर उठना, है ना। गेट इन, गेट के बाद इन यदि लगा दें तो इसका मतलब होता है अंदर जाना। गेट इन, गेट इन का मतलब हो जाता है अंदर, गेट इन का मतलब हो जाता है अंदर जाना। इसी तरह यदि गेट के बाद आउट का यूज कर दिया जाए तो गेट आउट का मतलब होता है भाई बाहर जाना। आप इसको बहुत यूज करते हैं गेट आउट। गेट के बाद ऑन लगा दें हम, गेट ऑन, तो इसका मतलब होता है चढ़ना। ठीक। गेट के बाद ऑफ लगा दें, ओ डबल एफ, गेट ऑफ, तो इसका मतलब होता है उतरना। उसी तरह गेट के बाद ओवर लगा दें हम, तो गेट ओवर का मतलब होता है ऊपर जाना। और गेट के बाद यदि अलोंग विथ लगा दें हम, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज को बनाकर रखना। और गेट के बाद थ्रू वर्ब का यदि यूज किया जाता है, थ्रू का यूज करें तो इसका मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना या किसी भी चीज के पास होना। गेट ओवर का मतलब ऊपर जाना भी होता है, ऊपर जाना। ऊपर जाना का मतलब सर ठीक होना, है ना। गेट ओवर का मतलब ठीक होना भी होता है। मैंने लिखा आई गेट ब्लैंक एवरी डे 6 AM। बताओ क्या लिखेंगे आंसर? गेट अप। है ना, तो गेट अप। ये पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, देखो अगला हम शब्द देखेंगे टेक। टेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब। टेक से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं उनको देख लेते हैं। टेक के बाद यदि ऑफ का यूज हम ये करें तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। ठीक, या फिर उड़ान भरना। यहीं से क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले, हम यहीं से क्वेश्चन बनाए थे। उसी तरह टेक के बाद यदि ऑन का यूज किया जाए, टेक ऑन, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बोल सकते हैं। उसी तरह टेक के बाद यदि अप का यूज करें, टेकअप, टेकअप का मतलब क्या? शुरू करना। और यदि टेक के बाद केयर ऑफ लगा दें तो इसका मतलब होता है टेक, देखभाल करना। टेक केयर का मतलब भी देखभाल। टेक केयर ऑफ लिखें या टेक केयर लिखें, बात एक ही है। टेक के बाद अवे लगाए हम, तो टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। इस तरह ये टेक प्रीपोजिशन, टेक वर्ब काम करती है ना। अभी हमने इसका क्वेश्चन भी किए थे, किसका? टेक ऑफ का, कि द प्लेन, हमने बोले, देखो हमने बोले ही टेक्स ब्लैंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। तो क्या लिखेंगे यहाँ? तो यहाँ हम लगा देंगे टेक ऑन, टेक्स ऑन लिखना पड़ेगा ना। चलिए
आगे देख लें, आगे देख लें हम गिव से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। गिव वर्ब से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती हैं? तो देखो गिव अप, यहाँ से पेपर में बहुत आती है। गिव अप, गिव अप कर देना मतलब होता है सर त्याग देना या किसी भी चीज को छोड़ देना। आदत की बात करते हैं हम उसको, या तो फिर बोलते हैं हम इसको क्या करना, त्याग देना। गिव के बाद यदि हम इन का यूज करते हैं तो गिव इन का मतलब हो जाता है हार मानना, हार मानना। और गिव के बाद यदि हम अवे का यूज करें तो गिव अवे मतलब हो जाता है दान करना, दान करना। और गिव के बाद यदि हम यूज करें बेक का, गिव बेक, जिसका मतलब होता है वापस करना किसी भी चीज को। किसी से यदि आपने किसी चीज को लिया है तो उसको वापस कर दें। और इसी तरह यदि गिव के बाद आउट का यूज करें हम तो गिव आउट का मतलब होता है बांटना। क्या करना, बांटना, गिव आउट कर देना, या फिर इसको बोलते हैं खत्म करना भी कहते हैं, इस तरह से। तो यहाँ से भी अभी क्वेश्चन लिखे थे, हमने बोले ही गिव्स ब्लैंक स्मोकिंग, तो बोलेंगे उसने धूम्रपान करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हम इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिखें, ही gave up blank smoking लास्ट ईयर, उसने पिछली साल ही धूम्रपान करना छोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे गिव अप, गिव अप। इस तरह से कम से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब को देखें। कम से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है, देखो। तो कम इन, कम के बाद यदि इन प्रीपोजिशन का यूज करें तो कम इन का मतलब होता है अंदर आना। कम के बाद कम आउट यदि हम बोलें तो कम आउट का मतलब होता है बाहर जाना। कम अगर हम बेक बोलें, कम बैक, कम बैक का मतलब होता है लौटना, वापसी करना, वापसी करना। कम के बाद अक्रॉस का यूज करें, कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है अचानक मिलना। और कम अप विथ, इसका मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्ट करना। तो ये होती हैं कम। अगर हमने क्वेश्चन लिखे तो हमने लिखे सूर्या कैम ब्लैंक इन लास्ट मैच, सूर्य कुमार ने अंतिम मैच में क्या किया भाई, वापसी किया, तो इसको बोलेंगे केम बैक, केम बैक। इस तरह से। तो गो के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज यदि कर दें तो गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कोई भी काम को कंटिन्यू रखना। वैसे गो के बाद यदि ऑफ यूज करें, गो ऑफ, तो गो ऑफ का मतलब होता है खराब होना, खराब होना, जैसे ब्रेक डाउन हो गया। वैसे गो आउट, गो आउट, गो आउट का मतलब भी होता है बाहर जाना, जैसे कम आउट का मतलब बाहर जाना होता है। गो थ्रू होता है, गो थ्रू, जैसे हमको रास्ता नहीं पता, हमने किसी से रास्ता पूछे तो किसने बोला कि इधर से जाओ, तो उसको बोलते हैं गो थ्रू, इसका मतलब होता है गुजरना, या फिर जांचना भी बोलते हैं। अगर हमको कोई चीज पता नहीं है और हम देखते हुए जानते हुए जा रहे हैं तो उसको गो थ्रू बोलते हैं। वैसे ही बोलते हैं गो अहीड, गो अहीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, इस तरह से।
यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम ऐसे बना सकते हैं कि ही वेंट आउट द रूम, वह कमरे के कहाँ गया भाई, बाहर गया। ये हो गया गो से बनने वाली प्रीपोजिशन। देखो इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, टर्न। टर्न से भी कुछ फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है, जैसे कि टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। टर्न के बाद ऑन लगा दी तो मतलब चालू करना हो जाता है। वैसे ही टर्न के बाद यदि ऑफ लगा दें तो चालू करना को आप बोलेंगे यहाँ क्या करना, बंद करना। ठीक है। वैसे टर्न अप लिख दिए अगर मान लो, टर्न अप कहा हमने, तो टर्न अप का मतलब होता है दिखाई देना, दिखाई देना। टर्न डाउन बोला हमने, टर्न डाउन, तो टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, मना करना। वैसे ही टर्न अगर इनटू बोले हमने, टर्न इनटू, तो टर्न इनटू का मतलब हो जाता है, टर्न इनटू यदि कहा हमने तो टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना, चेंज हो जाना, टर्न इनटू। तो एक एग्जांपल ही बोल सकते हैं, ही टर्न ऑफ द टेप, उसने भाई नल क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस तरह से एक लास्ट वर्ड देख लेते हैं और वो है कॉल। कॉल, कॉल से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है, जैसे हमने बोले कॉल ऑफ, तो कॉल ऑफ बोल दिए हमने, मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना। बोले आज नहीं कल करेंगे, कॉल ऑफ द मीटिंग। इस तरह से कॉल ऑन बोला हमने, तो कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना, मिलने जाना। उसी तरह यदि हमने बोले कॉल बैक, कई बार फोन में बोलते हैं कॉल बैक कर, तो इसका मतलब होता है वापस फोन करना। और उसी तरह एक और है, कॉल के बाद यदि आउट यूज कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कॉल आउट करना, मतलब होता है चिल्लाना। तो इस तरह से ये होती हैं फ्रेजल वर्ब, जो किसी वर्ब के बाद जब किसी प्रीपोजिशन या हम एडवर्ब का यूज करें तो ये दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या हम, फ्रेजल वर्ब। जैसे क्वेश्चन हमने लिखे कि ही कॉल्ड द मीटिंग टुडे, उसने आज की मीटिंग को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसको बोलेंगे कॉल ऑफ कर देना। इस तरह से हमने ये फ्रेजल वर्बों के बारे में पढ़ा।